हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला, ठीक है, एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाले को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी अलौकिक, ऑप्शन सी एकनिष्ठ और ऑप्शन डी है दृढ़ प्रतिज्ञा। तो एक ही पर श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाले को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम एकनिष्ठ कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि तृष्णा में कौन सी संधि है, ठीक है, तृष्णा में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी विसर्ग, ऑप्शन सी व्यंजन और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो तृष्णा में कौन सी संधि होगी? तो अगर तृष्णा का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? त्रि इस प्लस ना, ठीक है, ये होगा क्या है? तृष्णा का संधि विच्छेद। तो इसमें कौन सा संधि होगा? तो इसमें व्यंजन संधि होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन बी है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन सी है राम कुमार वर्मा और ऑप्शन डी है सेठ गोविंद दास। तो पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है त्रिफल में समास बताइए, ठीक है, त्रिफल में हमको समास बताना है कि इसमें समास कौन सा होगा, ठीक है। तो त्रिफल का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तो इसका होगा तीन फलों का समाहार, तीन फलों का समाहार। तो इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें समास होगा हमारा द्विगु समास, ठीक है। कौन सा? तो द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी सही है। द्विगु समास में क्या होता है कि द्विगु समास में समस्त पद का पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। द्विगु समास में समस्त पद का पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। अगला है कि भूख प्यास में समास बताइए, ठीक है, भूख प्यास में हमको समास बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। तो भूख और प्यास में इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? भूख, भूखा और प्यासा, ये क्या है? इसका समास विग्रह होगा। तो इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें द्वंद्व समास होगा, ठीक है, द्वंद्व समास होगा। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं तथा इनका विग्रह करने पर और अथवा या एवं आदि का समुच्चय बोधक अव्यय लगते हैं, ठीक है। इसकी अगर परिभाषा लिख दें तो द्वंद्व द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा इनका विग्रह करने पर और अथवा या एवं आदि समुच्चय बोधक अव्यय लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया द्वंद्व समास। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है निर्झर सोता झर निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? निर्झर सोता झर निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं हमको बताना है। तो ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी है समुद्र, ऑप्शन सी है झरना और ऑप्शन डी है तालाब। तो निर्झर सोता झर ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये झरना के पर्यायवाची हैं, ठीक है। किसके? तो झरना के पर्यायवाची है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है कि वितथ्य अतथ्य मिथ्या किसके पर्यायवाची हैं? वितथ्य अतथ्य मिथ्या किसके पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन ए झूठ, ऑप्शन बी है पाखंड, ऑप्शन सी है विद्रूपता और यहाँ पे ऑप्शन डी छूट गया है, हम ऑप्शन डी लिख देते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा? तो ये होगा संयोग। तो वितथ्य अतथ्य मिथ्या किसके पर्यायवाची हैं? तो ये किसके पर्यायवाची हैं? ये झूठ के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगला देखते हैं हम। अगला है रहीमन मोती न सुहाए, अमी पियावत मान बिनु, वरन विष दे बुलाए, मान सहित मरिबो भला। उपयुक्त पद में कौन सा छंद है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें छंद कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी है सोठा, ऑप्शन सी है चौपाई और ऑप्शन डी है छंद। तो इसमें इसमें कौन सा छंद है हमको बताना है। तो इसमें कौन सा छंद होगा? तो इसमें सोरठा होगा। ठीक है, सोरठा होगा। तो क्या है कि सोरठा छंद है। सोरठा छंद में क्या होते हैं कि 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में क्या होते हैं? 11-11 तथा द्वितीय द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में क्या है? 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी मात्राओं को काउंट करेंगे तो क्या होगा? ये सोरठा होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित पद्य में कौन सा अलंकार है? ठीक है, लेवत मुख में घास, मृग मोर तजत नृत्य जात, आंसू गिरियत जरलता, पीते पीते पात। तो ऑप्शन है रूपक, ऑप्शन बी लेख, ऑप्शन सी अतिशोक्ति और ऑप्शन डी विरोधाभास। तो इसमें हमको अलंकार बताना है कि इसमें अलंकार क्या है, कौन सा है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें होगा अतिशोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? तो ऑप्शन ए ऊष्म, ऑप्शन बी अंतस्थ, ऑप्शन सी है स्पर्श और ऑप्शन डी है अयोग विवाह। तो य र ल व क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें शुद्ध रूप से कौन लिखा गया है। तो इसमें बताना है कि सच्चिदानंद जो लिखा है ये वर्तनी रूप से शुद्ध कौन सा है। तो सच्चिदानंद का शुद्ध रूप क्या कैसे लिखा जाएगा? तो ये होगा सच्चिदानंद। क्या है ये? ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है झंझावत किसका पर्यायवाची शब्द है? झंझावत किसका पर्यायवाची शब्द है बताना है। तो ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी है तूफान, ऑप्शन सी है वर्षा और ऑप्शन डी है झाड़ियाँ। तो झंझावत किसका पर्यायवाची है? तो झंझावत क्या है? ये तूफान का पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका और पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका और पर्यायवाची होगा चक्रवात, चक्रवात, आंधी, अंधड़, बवंडर आदि। ये सब क्या है? ये सब तूफान के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है टेढ़ी खीर होना मुहावरे का क्या आशय है? टेढ़ी खीर होना मुहावरे का क्या आशय बताना है। तो ऑप्शन ए सरल कार्य होना, ऑप्शन बी है कठिन कार्य होना, ऑप्शन सी है निश्चय विजय और ऑप्शन डी असमंजस की स्थिति। तो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कठिन कार्य होना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अनुनय विनय से भी न पसीजना, इसमें किस मुहावरे का अर्थ है? ठीक है, अनुनय विनय से भी न पसीजना, इसमें किस मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन है अटल रहना, ऑप्शन बी है जड़ हो जाना, ऑप्शन सी है टस से मस न होना और ऑप्शन डी है अहिल्या बनना। तो अनुनय विनय से भी न पसीजना, इसमें कौन सा मुहावरे का अर्थ है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जड़ हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि सही वर्तनीय वाला शब्द चुनिए। ठीक है, सही वर्तनीय वाला शब्द बताना है। तो इसमें हमको बताना है कि आशीर्वाद वर्तनीय रूप से शुद्ध किसमें कौन सा है। ठीक है, तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? तो ये होगा आशीर्वाद। ठीक है, ऐसे वर्तनीय रूप से शुद्ध लिखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इनमें से सही वर्तनीय वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, फिर बताना है कि इसमें वर्तनीय रूप से जर्जरित कैसे शुद्ध लिखा गया है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो जर्जरित कैसे शुद्ध लिखा जाता है? तो ये होगा जर्जरित। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है शोक किस रस का स्थायी भाव है। ठीक है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो ऑप्शन है करुण, ऑप्शन बी है वीर, ऑप्शन सी है बीभत्स और ऑप्शन डी है अद्भुत। तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है
18। तो दोहा के सम, ठीक है, दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के सम चरणों में क्या है? 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। दोहा के सम चरणों में कितनी होती है? तो 11 मात्राएं होती हैं। दोहा में क्या होता है कि इसमें क्या है, 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में प्रथम एवं तृतीय चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रथम एवं तृतीय में 13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में कितने मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे, गुड़ खाए गुलगेर से परहेज, क्या है? अगला है गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज। गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज, इसको आपको इसका बताना है कि क्या होगा मुहावरा। तो ऑप्शन ए है दिखावा करना, ऑप्शन बी है दिखावटी परहेज, ऑप्शन सी है कथनी करनी में अंतर होना, और ऑप्शन डी अंधविश्वासी होना। तो गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ होगा दिखावटी परहेज। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि असरफी की लूट कोयले पर छापा। असरफी की लूट कोयले पर छापा, इसको बताना है। तो ऑप्शन है कीमती वस्तु की चिंता छोड़कर सस्ती वस्तु पर सहेजना, सस्ती वस्तु को सहेजना। ऑप्शन बी है निरुद्देश्य पैसा लुटाना। ऑप्शन सी है दूसरे का माल हड़पना। ऑप्शन डी है धनी होने पर भी कंजूसी करना। तो असरफी की लूट कोयले पर छापा, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका होगा कि कीमती वस्तु की चिंता छोड़कर सस्ती वस्तु को सहेजना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला है गीतांजलि का संधि विच्छेद बताइए, ठीक है। गीतांजलि का संधि विच्छेद हमको बताना है। तो ऑप्शन ए गीता प्लस जली, ऑप्शन बी है गीता प्लस अंजलि, ऑप्शन सी है गीत प्लस अंजलि, और ऑप्शन डी है गीत प्लस जली। तो गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गीतांजलि का संधि विच्छेद होता है गीत प्लस अंजलि। गीत प्लस अंजलि, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा, सॉरी, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे, गृह का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। हमको बताना है कि गृह का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए आवास, ऑप्शन बी है साधन, ऑप्शन सी है प्रवास, और ऑप्शन डी है निकेतन। तो गृह का इसमें कौन पर्यायवाची नहीं है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा प्रवास, क्या है ये? गृह का क्या है? पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला है चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चंद्र का पर्यायवाची नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन है हिमांशु, ऑप्शन बी है ज्योत्सना, ऑप्शन सी है सुधांशु, और ऑप्शन डी है सारंग। तो चंद्र का पर्यायवाची कौन नहीं है हमको बताना है। तो चंद्र का पर्यायवाची कौन नहीं है इसमें? तो ये है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चंद्र का कौन पर्यायवाची नहीं है? तो ये है ज्योत्सना, क्या है ये? चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ज्योत्सना किसका ज्योत्सना क्या है? चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि क्या बोलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है, किसने लिखी है? क्या बोलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी है उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन सी है धर्मवीर भारती, और ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो क्या बोलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसने लिखी है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए शिवपूजन सहाय, ऑप्शन बी है श्री राम शर्मा, ऑप्शन सी है निराला, और ऑप्शन डी है पांडे बेचन शर्मा। यहाँ पे उग्र होगा, उम्र लिखा गया है, उग्र। तो अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो अपनी खबर आत्मकथा के लेखक है पांडे बेचन शर्मा गुरु जी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि निम्न प्रश्न संख्या 26-27 निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। 26 और 27 में हमको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 26 नंबर है ऑप्शन ए कन्या पराया धन होती है, ऑप्शन बी है बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है, ऑप्शन सी है विष्णु के अनेकों नाम है, और ऑप्शन डी वो पढ़ता पढ़ता सो गया। तो इसमें हमको शुद्ध वाक्य बताना है कि इसमें शुद्ध कौन सा है। तो इसमें शुद्ध कौन सा होगा?
तो इसमें होगा कि कन्या पराया धन होती है। ठीक है, कन्या पराया धन होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है 27 नंबर, ऑप्शन नंबर ए, कई रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तार हुए। ऑप्शन बी है, छात्रों ने मुख्य अतिथि का अभिनंदन पत्र प्रदान किया। ऑप्शन सी है, मैं रोजगार की कसरत करता हूँ। और ऑप्शन डी है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। तो इसमें हमको शुद्ध वाक्य बताना है कि शुद्ध इसमें कौन है। तो इसमें शुद्ध कौन है? तो इसमें शुद्ध है कि साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित प्रश्न संख्या 28 से 30, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए समास का कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि जो 27 से 30 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें जो समास है वो उसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन ए तत्पुरुष, आपको बताना है कि तत्पुरुष समास इसमें कौन किसमें नहीं है। तो ऑप्शन ए धनहीन, ऑप्शन बी है यथासंभव, ऑप्शन सी है हिमालय और ऑप्शन डी है हथकड़ी। तो इसमें क्या है, इसमें कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, कौन तत्पुरुष समास नहीं है वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा यथासंभव। यथासंभव क्या है? ये तत्पुरुष समास नहीं है, ये क्या है? अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है बहुव्रीहि। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें बहुव्रीहि समास कौन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गृह प्रवेश, ऑप्शन बी है दिगंबर, ऑप्शन सी है पीताम्बर और ऑप्शन डी है दशमुख। तो इसमें कौन बहुव्रीहि समास नहीं है? तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए गृह प्रवेश, ये क्या है? ये बहुव्रीहि समास नहीं है। ये कौन सा समास है? तो ये इसमें होगा हमारा कौन सा? तत्पुरुष समास होगा, इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे कर्मधारय है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। तो ऑप्शन ए विद्यारत्न, ऑप्शन बी है नीलांबर, ऑप्शन सी है चरण कमल और ऑप्शन डी है दादा दादी। तो इसमें क्या है? इसमें कौन सा ऑप्शन जिसमें कर्मधारय समास नहीं है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, दादा दादी। क्या है? ये कर्मधारय समास नहीं है, बल्कि इसमें क्या है? इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित प्रश्न 31 से 33, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। ठीक है, 31 से 33 के बीच ये जो जिनका आंसर हमको देना है वो इस गद्यांश को पढ़ के देना है। तो चलिए 31 नंबर पढ़ते हैं। तो 31 नंबर है कि दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। ठीक है, दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हमको बताना है कि क्या है। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है साहित्य का दायित्व, ऑप्शन बी है साहित्य और राजनीति, ऑप्शन डी है साहित्य और राजनेता और ऑप्शन डी है वर्तमान साहित्य की धाराएं। ठीक है, तो हमको इसमें पढ़ना है, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो दिया है कि वर्तमान हिंदी कविता की भूमि में आज एक कोलाहल सा छा रहा है। लोग कहते हैं कि इस कविता के माध्यम से राजनीतिक साहित्य पर चढ़ी आ रही है और जिस कला पक्ष में फूल और फलों की सजावट होनी चाहिए थी उसमें मजदूरों के गंदे चिथड़े कपड़ों की धूल, चिमनियों का धुआं और खेतों की धूल बढ़ती जा रही है। शुद्ध कला के उपासकों को यह चिंता हो रही है कि साहित्य राजनीति के हाथ का रणवाद्य बनता जा रहा है और उसके प्राणों की कालामयी दीप्ति दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। दूसरी ओर एक दल है जो शुद्ध कला की कीर्तियों को आनंद और पलायन का प्रयास कहकर उसकी हंसी उड़ाता है। उसका विश्वास है कि वह जीवन में संघर्ष की आंधी चल रही है, पराधीन राष्ट्र स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे समय में कवि का अपना व्यक्तित्व अनुभूति के मायाबंध में बंधे रहना जीवन के प्रति साहित्य और दायित्वहीन का प्रमाण है। यह दल चाहता है कि साहित्य अपने कल्पना लोक से उतरकर पृथ्वी पर आए और निष्क्रिय त्याग कर प्रगति के मार्ग पर आरूढ़ हो। तो इस गद्यांश से पढ़ने से क्या इसमें क्या मतलब इसका उचित शीर्षक क्या पता चल रहा है? तो ऐसा लग रहा है कि इसमें तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा कि वर्तमान में साहित्य की धाराएं क्या हैं, इस गद्यांश का उचित शीर्षक है। ठीक है, वर्तमान में साहित्य की धाराएं क्या है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे साहित्य
के पृथ्वी पर उतरने से तात्पर्य किस साहित्य, ठीक है, साहित्य के पृथ्वी पर उतरने से तात्पर्य है कि साहित्य, ऑप्शन ए सर्वसुलभ हो, ऑप्शन बी जीवन से संघर्ष की शिक्षा दे, ऑप्शन बी राजनीति से प्रेरणा प्राप्त करे और ऑप्शन डी है यथावर्थ बने रहे। तो हमको क्या बताना है कि साहित्य के पृथ्वी पर उतरने से तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे दिया है कि साहित्य अपने कल्पना लोक से उतरकर पृथ्वी पर आए और निष्क्रिय त्याग कर प्रगति के मार्ग पर आरूढ़ हो, ठीक है। तो प्रगति के मार्ग पर आरूढ़ हो यानी हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यथावर्थ बने रहे यानी जैसे उसकी वो चल रहा है प्रगति का मार्ग वैसे ही बना रहे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे लेखक कहता है कि ऑप्शन ए राजनीति ने साहित्य को भ्रष्ट कर दिया है, ऑप्शन बी राजनीति ने साहित्य को खरीद लिया है, ऑप्शन सी है साहित्य और राजनीति परस्पर विरोधी हैं और ऑप्शन डी है राजनीति साहित्य पर हावी हो रही है, ठीक है। तो लेखक कहता है कि क्या, तो हमने यहाँ पढ़ा कि लेखक क्या कहता है कि शुद्ध कला के उपासकों को यह चिंता हो रही है कि साहित्य राजनीति के हाथ का रणवाद बनता जा रहा है, ठीक है। रणवाद यानी उस पर हावी होता जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीति साहित्य पर हावी होता जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है समास का अर्थ है। समास का अर्थ क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए दो शब्दों को मिलाकर छोटा करना, ऑप्शन बी है दो शब्दों से संबंध संधि करना और ऑप्शन सी है विभक्ति हटाकर शब्द को संक्षिप्त सुंदर बनाना और ऑप्शन डी है निरर्थक वर्णों को मिलाकर नया शब्द बनाना। तो समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है दो शब्दों को मिलाकर एक छोटा करना, ठीक है। दो शब्दों को मिलाकर एक छोटा करना, ये क्या है समास का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है समास के कितने भेद हैं। समास के कितने भेद हैं हमको बताना है। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 4। तो समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से। तो पहला होता है तत्पुरुष, दूसरा होता है कर्मधारय, तीसरा होता है अव्ययी भाव, चौथा होता है द्विगु, पांचवा होता है द्वंद्व और छठा होता है बहुब्रीहि। ये क्या होते हैं समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे व्यग्र का पर्यायवाची क्या है। व्यग्र का पर्यायवाची क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए सुधीर, ऑप्शन बी है गंभीर, ऑप्शन सी है अधीर और ऑप्शन डी है उज्बक। तो व्यग्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो व्यग्र का पर्यायवाची होता है अधीर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। व्यग्र का क्या होगा है तो अधीर होगा। अगला है अनार का पर्यायवाची है। अनार का पर्यायवाची क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए सुकोदन, ऑप्शन बी है दाडिम, ऑप्शन सी है रामबीज और ऑप्शन डी है ये सभी। तो अनार का पर्यायवाची क्या होगा। तो अनार का पर्यायवाची क्या है कि सुकोदन भी अनार का पर्यायवाची है, दाडिम भी अनार का पर्यायवाची है और रामबीज भी अनार का पर्यायवाची है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सभी क्या है अनार के पर्यायवाची है। अगला देखते हैं ग्रहण का विलोम शब्द है। ग्रहण का विलोम शब्द हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी है त्याज्य, ऑप्शन सी है आग्रह और ऑप्शन डी है स्वीकार्य। तो ग्रहण का विलोम क्या होगा। तो ग्रहण का विलोम होगा त्याज्य, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है घटक का विलोम। घटक का विलोम शब्द क्या है शब्द होगा, ठीक है। घटक का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए अनेकत्व, ऑप्शन बी एकत्व, ऑप्शन डी है समुदाय और ऑप्शन डी है समूह। तो घटक का विलोम क्या होगा। तो घटक का विलोम होता है अनेकत्व, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है चिरंतन का विलोम शब्द क्या है। चिरंतन का विलोम शब्द क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए शाश्वत, ऑप्शन बी है नश्वत, ऑप्शन सी है निरंतर और ऑप्शन डी है नैसर्गिक। तो चिरंतन का विलोम क्या होगा। तो चिरंतन का विलोम होता है नश्वर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आदि से अंत तक। आदि से अंत तक क्या कहते हैं। आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा।
तो ऑप्शन ए अधोपांत, अद्योपांत, ऑप्शन सी आदि, और ऑप्शन डी है दिगंत, और ऑप्शन डी है अंतिम। तो आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये होगा अधोपांत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जिसकी कोई इच्छा स्प्रिया न हो कहलाता है। जिसकी कोई इच्छा स्प्रिया न हो उसे वो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए है निर्लिप्त, ऑप्शन बी है निराश, ऑप्शन सी है निष्प्रिय, और ऑप्शन डी है निर्बाध। तो जिसकी कोई इच्छा स्प्रिया न हो उसे हम क्या कहते हैं, तो जिसकी कोई इच्छा स्प्रिया न हो उसे हम निष्प्रिय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है। सौभाग्य का तद्भव शब्द बताना है, तो ऑप्शन ए सुभाग, ऑप्शन बी है सुहाग, ऑप्शन सी है भाग्यवान, और ऑप्शन डी है सुभागा। तो सौभाग्य का तद्भव क्या होगा, तो सौभाग्य का तद्भव होता है सुहागा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन है सुसुप्ति, ऑप्शन बी है सुसप्ति, ऑप्शन सी है सुसप्ति, और ऑप्शन डी है सुसुप्ति। तो इसमें बताना है कि सुसुप्ति वर्तनीय रूप से शुद्ध कौन सा है, कौन सा हमारा लिखा गया है। तो सुसुप्ति कैसे लिखा जाता है, तो सुसुप्ति ऐसे वर्तनीय रूप से शुद्ध लिखा जाता है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यामा के रचयिता हैं। यामा के रचयिता बताना है कि कौन है। तो ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन डी है मीराबाई। तो यामा के रचयिता कौन है, तो यामा के रचयिता है महादेवी वर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है। ठीक है, हमको बताना है कि किस शब्द में यण संधि है। तो ऑप्शन ए संशय, ऑप्शन बी है सूर्योदय, ऑप्शन सी अत्याचार, और ऑप्शन डी है राकेश। ठीक है, तो इसमें किस में क्या होगा, यण संधि होगा। तो यण संधि होगा, अगर हम संशय का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा सम प्लस सय। ठीक है, और सूर्योदय का संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा सूर्य प्लस उदय। ठीक है, अत्याचार का संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा होगा, तो अत्याचार का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें होगा अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। ठीक है, और राकेश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा राका प्लस ईस। तो अब देखते हैं कि अब इसमें यण संधि कौन किस में है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी अत्याचार में क्या है, ये यण संधि है। ठीक है, अत्याचार में क्या है, यण संधि है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे सत्यार्थी का संधि विच्छेद होगा। सत्यार्थी का संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन है सत्य प्लस अर्थी, ऑप्शन बी सत्य प्लस अर्थी, और ऑप्शन डी सत्य प्लस अर्थी। ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया है। ठीक है, तो इसमें सत्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत्यार्थी का संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस अर्थी। कौन सा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे युधिष्ठिर में समास बताइए। युधिष्ठिर में कौन सा समास है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि, ऑप्शन सी है द्विगु, और ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा, तो युधिष्ठिर में क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, युधिष्ठिर में क्या होगा, तो बहुब्रीहि समास। अगला देखते हैं अजात शत्रु में समास बताइए। ठीक है, अजात शत्रु में हमको समास बताना है। तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, और ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। तो अजात शत्रु में कौन सा समास होगा, तो अजात शत्रु में इसका होगा तो बहुब्रीहि समास होगा। इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अजात शत्रु में क्या होगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अंत का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची क्या होगा, अंत का पर्यायवाची क्या होगा। तो ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी है फासला, ऑप्शन सी है अवसाना, और ऑप्शन डी है दाढ़ी। तो अंत का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा, तो अंत का पर्यायवाची होता है अवसाना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।